हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन, या जिसे हम पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है। अल्पकाल और दीर्घकाल से रिलेटेड टॉपिक्स में पहले ही मेरी उत्पादन से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैं बता चुका हूं कि अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें हम उत्पादन के पांचों साधन, उत्पादन के टोटल कितने साधन होते हैं? 5, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और शासी। तो अल्पकाल वह समयावधि होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। वे केवल एक साधन यानी श्रमिक की मात्रा में ही क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। मान लो आपकी कोई फर्म है या आपका कोई बिजनेस है, अगर आपको आपके प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है तो अल्पकाल यानी शॉर्ट टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आप लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करके अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन दीर्घकाल एक ऐसी समयावधि होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड जो लॉन्ग रन होता है। दीर्घकाल एक वह समयावधि होती है जिसमें एक उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में, मतलब पांचों साधनों में वृद्धि करके अपने उत्पादन में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या होता है। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर, समान अनुपात मतलब अगर आपने पूंजी को 10% बढ़ाया तो भूमि को भी 10% बढ़ाना है, श्रमिक को भी 10%, मतलब ऐसे इक्वल। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर यानी प्रोडक्शन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी को ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पैमाने का प्रतिफल होता है उसका संबंध दीर्घकाल से होता है। जब हमने अल्पकाल पढ़ा था तो हमने अल्पकाल में उत्पत्ति के नियम पढ़े थे। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है उन्हें पता होगा कि उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये जो उत्पत्ति के नियम होते हैं ये अल्पकाल में लागू होते हैं। ठीक है, और दीर्घकाल के अंदर लागू होता है पैमाने का प्रतिफल, जिसके भी 3 प्रकार होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के बारे में। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर यदि उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। मान लेते हैं कि हमने उत्पादन की जो पांचों साधन है, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और शासी, उनमें 10% की वृद्धि करी। ठीक है, सभी साधनों में हमने 10% की वृद्धि करी और हमारा जो प्रोडक्शन था वो 20% तक बढ़ गया। मतलब पहले जो हमारा उत्पादन हो रहा था, मान लो 100 इकाइयों का हो रहा था, अब हमारा उत्पादन 120 इकाइयों का हो रहा है, मतलब 20% की वृद्धि हो गई। जबकि हमने उत्पादन के साधनों में तो सिर्फ 10% की ही वृद्धि की थी। तो इसे कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी जो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यादा है और साधनों में जो वृद्धि हो रही है वो क्या है? कम है। तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। और सेम यदि हम दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करें और उत्पादन में उसी अनुपात के समान वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर हमने उत्पादन के सभी साधनों में मान लो 10% की वृद्धि करी और उत्पादन में भी 10% की ही वृद्धि हो रही है, तो इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है पैमाने के घटते प्रतिफल। घटते प्रतिफल का मतलब ये होता है कि अगर हमने उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करी तो उत्पादन में उसकी अनुपात में कम वृद्धि हो रही है। सेम अगर मान लो उत्पादन के सभी साधनों में आपने 10% की वृद्धि करी, आपका उत्पादन तो बढ़ा लेकिन उत्पादन सिर्फ 5% ही बढ़ा, तो इसे कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो दीर्घकाल में लागू होती हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल।